大家好，欢迎回到小马的频道。从小到大，我们听过无数关于哈佛大学的传奇，它似乎代表了人类文明最高的教育理想。但在最近，一份来自荷兰的大学排名彻底刷新了我的认知。这份榜单基于科学产出质量，也就是科学论文质量来排名的。在这份榜单中，哈佛被挤到第3名，而将哈佛从神坛上拉下来的是我们中国的2所大学，浙江大学和上海交通大学。搞笑的是，这件事竟传到了三哥那边。这位印度的博主坐不住了，他很痛心地说道：“中国把钱都用在研究 AI、半导体这些高科技领域，而印度却还在研究牛粪。”说实话，小满听到这话都忍不住笑出了声。但这位印度博主很清醒，他看穿了中国大学几乎占领榜单这个现象的本质。让我们来听听他是怎么说的吧。इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी लाइडन यूनिवर्सिटी हर साल दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है। बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े रैंकिंग से आप सबको पता होगा, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उनसे ये रैंकिंग मुख्तलिफ है। ये रैंकिंग साइंटिफिक आउटपुट, साइंटिफिक पेपर्स, उसकी क्वालिटी इनको रैंक करती है और उस बिना पे फिर ये यूनिवर्सिटी को रैंक करती है। इस साल के लाइडन यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाहर आ गई है और उस रैंकिंग में एक धमाका हुआ है। धमाका ये हुआ है कि इसके इतिहास में पहली बार चीन की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने हार्वर्ड को तीसरे स्थान पे धकेल दिया है। कौन सी है यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड क्यों पीछे पड़ गया, आज हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। अव्वल तो इस रैंकिंग के बारे में पहले बात कर लें। लाइडन यूनिवर्सिटी भी बहुत एक मकबूल यूनिवर्सिटी है, उसकी भी बहुत इज्जत है यूरोप में, नीदरलैंड में बेस्ड है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर में उनका एक बॉडी है जो ये रैंकिंग सालाना करता है। उस बॉडी का नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, यानी उस यूनिवर्सिटी के अंदर का एक डिपार्टमेंट है जो ये रैंकिंग को करता है। इस रैंकिंग को करने के पीछे जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ये है कि 2 साल, यानी अभी 2025 की जो रैंकिंग आई है उसमें 2020 से लेके 2023 तक, यानी 3 साल जो हैं, उसमें जो साइंटिफिक आउटपुट हुआ है, यानी दुनिया के बड़े जो जर्नल्स हैं उनमें जो इन यूनिवर्सिटी से पेपर छपती हैं, अव्वल तो पहले जिन जर्नल में छप रही है उनकी रैंकिंग है कि भाई आप नेचर में छप रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटे से जर्नल में छप रहे हैं उतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इस रैंकिंग को किया गया है, जिसमें कि दुनिया के तमाम जो बड़े जर्नल्स हैं उसमें आपकी रैंकिंग, यानी आपके जो पेपर्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से जो पेपर्स पब्लिश हो रही हैं वो उनका रैंकिंग किया जाता है और फिर उसको क्यूमुलेट करके एक फाइनल रैंकिंग की जाती है। याद रहे 2025 के रैंकिंग में जो डेटा है वो 2020 से लेकर 2023 तक की डेटा है, यानी जब अगले साल ये रैंकिंग आएगी और उसके अगले साल ये रैंकिंग आएगी तो ये इसमें जो चेंजेस हैं वो और यानी प्रगाढ़ होती जाएगी, चेंजेस और सॉलिडिफाई होती जाएंगी। तो क्या है रैंकिंग? रैंकिंग के अंतर्गत दुनिया में नंबर 1 जिस यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है वो है चाइना की ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी को। नंबर 2 पे शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी है और नंबर 3 पे हार्वर्ड पहुंच चुका है। बहुत बड़ी ये जिसको कह सकते हैं एक उलटफेर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम जो पूरी दुनिया में वो जो मकबूल था, पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत थी, वो अब धीरे धीरे उनको एशिया के बड़े यूनिवर्सिटीज़ रिप्लेस कर रहे हैं। हेडलाइन ये है कि हार्वर्ड नंबर 3 पे आ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस रैंकिंग को देखेंगे तो इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती है जो आपके होश फाख्ता कर देंगे। क्या है वो चीज़? टॉप 25 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की इन्होंने रैंक की है उसमें ऑलमोस्ट 20 यूनिवर्सिटी जो हैं वो चाइनीज़ हैं। दुनिया के 25 में से 20 यूनिवर्सिटी चाइनीज़ हैं। तीसरे नंबर जो नॉन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है उनको काउंट करना ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट तीसरे नंबर पे हार्वर्ड है, 10वें नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है कनाडा से, 17वें नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो है जो ब्राज़ील में है, आप सबको पता है। फिर 20 पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, 21 पे सोल यानी कोरिया का सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है और 23 पे अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है जो अपने मेडिकल के पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यानी 25 में से 19 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चीन की हैं, जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं।
और सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, अगर आप उसके बाद भी जाएं 25 से अगर 50 की लिस्ट आप देखें तो वहाँ पर भी बहुत ही हैरत अंगेज़ आपको चीज़ें जो है नज़र आएंगी। वहाँ भी डोमिनेशन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी का बहुत मैसिव है। लेकिन फिर उसके बाद जो अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटी हैं, 26 पे स्टैनफोर्ड है, 28 पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, 29 पे ऑक्सफोर्ड है यानी ब्रिटेन से, 30 पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, अगेन ब्रिटेन से है, और फिर उसके बाद जाके बाकी आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही हैं। एशिया में भी जो ईस्ट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी सोल के यानी साउथ कोरिया के, जापान के, इनके यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें रैंक कर रही हैं। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप जैसे इस रैंकिंग को आप डिफरेंट कैटेगरी में देख सकते हैं। ये ओवरऑल रैंकिंग है। इन्होंने 5 अलग अलग कैटेगरीज इसकी बनाई हुई हैं: बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, लाइफ एंड अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। जितना ज़्यादा आप प्योर साइंसेस के कैटेगरी में जाते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको चीनी यूनिवर्सिटी ऊपर की तरफ नज़र आएंगे। यानी अगर इसमें से आप सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ को अगर माइनस कर दें, यानी ट्रेडिशनल साइंसेस की अगर आप बात करें, तो फिर वो रैंकिंग और चाइनीज़ जो है उसको डोमिनेट करने लगते हैं। ये बहुत जिसको कह सकते हैं एक अलार्मिंग न्यूज़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम को लेके है, और रादर मैं ये कहूँ कि पूरा का पूरा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लेके है। भारत इसमें कहाँ रैंक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 270वें पे जाके भारत का पहला इंस्टीट्यूट जो है इसमें फीचर करता है, जो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। 270वें रैंक पर। इनफैक्ट आप जो लिस्टिंग्स देख रहे हैं, रैंकिंग मैंने आपके लिए लगा दी है। इसमें आपको वर्ल्ड की रैंकिंग भी मैंने दिखा दी है, एशिया की रैंकिंग भी दिखा दी है, और इंडिया की रैंकिंग भी आप मेरे पीछे चलते हुए आप देख सकते हैं, जिसमें कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 1 पे है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात है, देखें कई भ्रांतियां हैं जिसको ये रैंकिंग तोड़ती हैं। भारत में ये बड़ा एक तबका है जिसको ये लगता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, और ख़ासकर सऊदी अरब में और ईरान में आजकल बड़ा ईरान में कि भाई औरतों पे जुल्म हो रहा है, औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं यहाँ पे बता दूँ 66 नंबर पे किंग सऊद यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की, 85 पे तेल अवीव यूनिवर्सिटी है, 164 पे सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, 166 पे तेहरान यूनिवर्सिटी है, 210 पे ईरान की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है। इन सब के बहुत नीचे 270वें पे जाके भारत की पहली यूनिवर्सिटी फीचर करती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तेहरान यूनिवर्सिटी और ईरान के जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है कि आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि ईरान में मेल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फीमेल्स जो हैं वो प्योर साइंसेज, सिर्फ ये नहीं कि जेंडर स्टडीज़ और होम साइंसेज पढ़ रही हैं, मैथमेटिक्स, प्योर साइंसेज, उसमें इतनी बड़ी तादाद में फ़ीमेल पार्टिसिपेट करती हैं कि सरकार को मेल स्टूडेंट्स को 70% रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन देना पड़ा, वरना मेल स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आते। तो कई बार जो आपका परसेप्शन होता है और चीज़ें जो डेटा में निकल के आती हैं वो साथ मैच नहीं करती। तो ये अपनी जगह है। इससे एक चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है और जिसको लेके वेस्ट में खलबली मची हुई है, वो ये है कि एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमने पहले भी इस पर एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन चाइना की तरफ कैसे हो रहा है। इसमें पुश और पुल इफेक्ट दोनों हैं। पुश इफेक्ट क्या है? अमेरिका जो चीनी मूल के साइंटिस्ट हैं उनका शोषण कर रहा है, उनको उस पर उनका रिप्रेशन कर रहा है, यानी फ्रिवलस चार्जेस पे उनको गिरफ्तार करता है। इसको लेके उनके अंदर एक ये है कि हम यहाँ पे अब रह के ओपनली कोई भी काम नहीं कर सकते, रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सरमाएदार आदमी हैं, पैसे से वो हर चीज़ को तोलते हैं, तो उन्होंने जो फंडिंग्स हैं वो बहुत कट कर दी हैं। अमेरिका के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसलिए दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस थे कि उसकी फंडिंग थी बहुत ज़बरदस्त। तो दुनिया से बेस्ट ब्रेन, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कहीं से भी वो बेस्ट ब्रेन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते थे। वो फंडिंग जैसे ही कम होने लगेगी तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके बिना पे ये पूरा रिसर्च होता है, उस पे इफेक्ट पड़ने लगेगा, वो पड़ने लगा है। तो ये पुश इफेक्ट है, यानी आप धकेल रहे हैं लोगों को कि वो यूएस यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर की तरफ जाएं। पुल इफेक्ट ये है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो,
ये बड़ी तादाद में अब यूनिवर्सिटी सिस्टम्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल लेवल के बना रहे हैं और अनवरत पैसा उस पे लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया के तुम बेस्ट ब्रेन हो, जो चीज़ 1950s में, 60s में, 70s में अमेरिका करता था या सोवियत यूनियन करता था, वो अब चाइना कर रहा है। वो इनवाइट कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के ब्रेन हो, उनको कह रहा है कि तुम हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आओ, हमारे यहाँ तुम काम करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी पैसे चाहिए तुमको यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे, तुमको प्रोवाइड किया जाएगा अगर तुम सही से रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हो। तो ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट CNN की एक कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका मैं हवाला दे दूं। उस रिपोर्ट में CNN ने ये कहा है कि सिर्फ साल 2025 में, यानी जनवरी से लेके दिसंबर का महीना जो 2025 का था, तब तक में 85 टॉप रिसर्चर्स, और ये मैं कोई इसको यानी ये कोई यंग साइंटिस्ट या पोस्ट ग्रेजुएट जो PDF कर रहे होते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप वगैरह कर रहे थे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये वो टॉप साइंटिस्ट की बात हो रही है जो अपने अपने फील्ड में नंबर 1 हैं, नंबर 2 हैं, नंबर 3 हैं वो, और उनसे एक पायदान नीचे यानी सेकंड रंग ये जो स्कॉलर्स हैं 85 सिर्फ एक साल में चाइना के तरफ उनने रुख किया। ये CNN की अपनी रिपोर्ट है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये किन फील्ड से आ रहे हैं? नॉर्मली ये फील्ड जो है वो AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है एंड इंटेलिजेंट मिलिट्री सिस्टम्स हैं। ये वो 5 कैटेगरीज हैं जिसमें चाइना बड़ी तादाद में ब्रेन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। भारत के लिए अगर हम इसका स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या है? देखें, स्ट्रेंथ भारत के पास ये है कि हमारी एक साइजेबल, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को माइनस भी कर दें तो एकदम ब्रिलियंट भी अगर सिर्फ निकालें तो हमारे पास ठीक ठाक तादाद लोगों की है। जब आपकी पॉपुलेशन 140-150 करोड़ होती है तो बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट लेवल के लोग भी आपके पास लाख में मिलेंगे। तो हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो इस तरह का रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर ये हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेस हमारी क्या है? वीकनेस हमारी 2 हैं। सबसे बड़ी ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत पीछे है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के बराबर में। हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं वो तादाद तो बहुत बड़ी है, आप ये कह सकते हैं कि साल में 2.5 लाख 3 लाख इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ उनकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसी है कि इंडिया की IITs अगर उसमें इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट्स को छोड़ दें, वहाँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं, तो ओवरऑल जो ट्रेनिंग की कंडीशन है वो ऐसी है जैसे दुनिया के दूसरे देशों में ITI की होती है। यानी हमारे IITs जो हैं वो उनके ITI के बराबर उनकी ट्रेनिंग या फैसिलिटीज़ की चीज़ें दिख रही। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें स्वॉट एनालिसिस में, क्या अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास भी पुश और पुल इफेक्ट है। आपने देखा किस तरह से H1B वीज़ा वाले में के कारण बहुत सारे भारतीय जो हैं वो भारत की तरफ लौटेंगे। ये हमारे अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वो भारत में वो अगर आते हैं तो हम अपनी ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कर सकते हैं जिस तरह से चाइना ने किया। लेकिन स्वॉट का लास्ट चीज़ है थ्रेट हमारे पास मसला ये है कि थ्रेट हमारे जो हैं वो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा हैं। हम एक तो उस तरह की फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी हम फंडिंग को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप बार बार देखेंगे भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी फंडिंग जो है वो कम होती जा रही है। परसेंटेज जो हमारे GDP का है जो हम इस पे करते हैं वो कम होते जा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम है और बहुत ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे बहुत सारा पैसा ये गाय गोबर और इस तरह की चीज़ों में हम लगा रहे हैं रिसर्च के नाम पे, जहाँ पर कि हमें AI पे या क्वांटम कंप्यूटिंग या सेमीकंडक्टर इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। वो पैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे गाय गोबर और तमाम चीज़ों में खर्च हो रही है। तो हमने इसका स्वॉट एनालिसिस कर दिया है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या हैं। अब पाला गेंद जो है वो भारत सरकार के पाले में है। क्या वो इसको फ़ायदा इससे उठाना चाहती है? लेकिन अगर उठाना चाहती है तो अभी से उनको काम करना पड़ेगा। अगर अभी से काम नहीं करेंगे, अगर हमारी यूनिवर्सिटी 270वें रैंक पे दुनिया में आएंगी, 290वें रैंक पे दुनिया में आएगी, 300 रैंक पे दुनिया में आएगी, तो शायद हम इस रिवर्स ब्रेन ड्रेन का फ़ायदा नहीं उठा सकें। कहने का मतलब है कि कोई हिंदुस्तानी अगर अमेरिका से उसको निकाला भी जा रहा है, किसी साइंटिस्ट को किसी कारणवश वो आ भी रहा है, तो वो भारत फिर क्यों आएगा? क्यों वो
दुबई क्यों नहीं जाएगा, वो सऊदी अरब क्यों नहीं जाएगा, वो चाइना क्यों नहीं जाएगा, जहाँ पे रिसर्च के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्या हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि चाइना के यूनिवर्सिटीज़ ने कंप्लीट डोमिनेशन कर लिया है, और जिसको हम कहते हैं डोमिनेशन तो कई सालों से दिख रहा था, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का सरमौर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को धकेल के तीसरे नंबर पे भेज दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए इससे बड़ा इशारा और कोई नहीं है。这位博主提到逆向人才流失这个概念，让小满很有感触。在几十年前，中国还很落后，我们辛苦培养的人才很多都跑到国外发展，留不住人才一直是我们的痛点。而随着国家的发展壮大，我们终于转变了大众崇洋媚外的思想，也让更多的外国精英们看到中国的潜力以及实力。我们不用再向往灯塔，因为不知不觉中，我们已经成为乌托邦。我是小满，咱们下期见。